तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी सारे लोगों का डिमांड आ रहा था ओरिजिन ऑफ तालिबान का, जो खान सर ने वीडियो बनाया है उस पर रिएक्शन देने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग लेकर हाजिर है ओरिजिन ऑफ तालिबान, जिसपे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जय हिंद। अफगानिस्तान के 85% एरिया पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब ये तालिबान क्या है, इसके आने से क्या असर पड़ेगा और ये एशिया में काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इन सब के इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको समझने के लिए तालिबान और अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन टोटल इसको अच्छे से समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं। आज से 100 साल पीछे चलते हैं। देखिए 1999 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। उस समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती थी, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। डूरन रेखा से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अंग्रेजों को अफगानिस्तान से कुछ खास मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पहाड़ और रेगिस्तान थे यहाँ पर। तो 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान में राजशाही आ गई और वहाँ पर शाह वंश का राजशाही चलने लगी। शाह वंश के अंतिम राजा जो हुए वो मोहम्मद जहीर शाह हो गए। जहीर शाह 1973 में बीमारी का इलाज करने के लिए अफगानिस्तान से इटली गए। जैसे ये इटली गए तो इन्हीं का सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया कि यहाँ का प्रधानमंत्री। और इसने कहा कि यहाँ संविधान लागू होगा। तो लोगों को लगा कि नहीं भैया, चलो राजा से तो अच्छा संविधान लागू होगा। लेकिन इसने जब 1977 में अपना संविधान लागू किया तो इसने सिंगल पार्टी की स्थापना कर दिया। खुद को कहा कि भैया हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। जहीर खान ने, क्योंकि उस समय ये तो सेनापति था, कहा कि हम ही विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल जनरल, सब चीज अपने घोषित कर दिया। तो जनता इसके शासन से ऊब गई, जिस वजह से जनता ने विरोध कर दिया। इस विरोध को कहते हैं शोर रिवॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है, शोर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? अफगानिस्तान से। जैसे पूछता है चुड़ैलों का धावा फ्रांस से, वास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस से, टेनिट कोट फ्रांस से, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका से। उस टाइप का कभी कभी ये छोटे एग्जाम में ये पूछ देता है। तो 1978 में शोर रिवॉल्यूशन हुआ। वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भैया ये गलत है। और इस विद्रोह का नायक जो था वो नूर मोहम्मद तारिकी था। और इस विद्रोह में नूर मोहम्मद तारिकी को सफलता मिल गई। उसने दाऊद खान को रिप्लेस कर दिया और यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट था रूस का। और अफगानिस्तान में रूस यानी उस समय यूएसएसआर था, जिस वजह से नूर मोहम्मद तारिकी पर यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा। यूएसएसआर यानी वो उस समय कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से इसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखने लगा। नूर मोहम्मद तारिकी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगे। वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को खोलने लगे। और इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के ही दौर में महिलाओं के शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना कंपलसरी ना हो के वो नॉर्मली रहे, जो लड़कियां जैसा ड्रेस पहनना चाहें वो पहन सकती है। अब वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। इसी बीच में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिफॉर्म को लाते हुए, समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे कुछ ज़मीन लेकर गरीबों को या जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें दान दे दिया जाए। ऐसे ही जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में किया था। इसका अफगानिस्तान के मुसलमानों ने विरोध किया, क्योंकि अफगानिस्तान में ये मान्यता है कि ऊपर वाला ही है जो जिसको अमीर बनाता है या गरीब बनाता है। यानी मुकेश अंबानी को ऊपर वाले ने अमीर बनाया है और पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया है। ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है। तो इसका विरोध अफगानिस्तान में बहुत भयानक हुआ। अब अमेरिका चाहता था, अमेरिका और रूस में उस समय कोल्ड वार चलता था, दोनों एक दूसरे की वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के मुसलमानों को कहा कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो। मजहब के लिए लड़ने के लिए इसने मुजाहिदीन तैयार किया। मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो मजहब के लिए लड़ाई करता है। तो अमेरिका ने, सोचिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुसलमानों को मुजाहिदीन बनने के लिए मजबूर किया और पैसा दिया रूस से लड़ने के लिए। इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, नूर मोहम्मद तारिकी के जो विदेश मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन, उसको CIA के एजेंट भेज के अपने में मिला लिया। अब सोचिए, किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या होगा। नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन को अमेरिका ने सख्त आदेश दिया कि अफगानिस्तान में जितना भी इस्लाम विरोधी चीजें हैं, मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज करो। तो इसने मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज कर दिया, जिस वजह से अफगानिस्तान में ये मुजाहिदीन भड़कने लगे और ये कहने लगे कि हमारा मजहब खतरे में। और इसमें नूर मोहम्मद तारिकी और रूस एक और रह गए और ये भड़काने में आगे बढ़ गया। इनको हथियार और पैसा अमेरिका प्रोवाइड कराने लगा। सोचिए, ये अमेरिका ही है जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे आतंकवाद को लेके चला गया। अब यहाँ अफगानिस्तान है, इसको पैसा देंगे कैसे, तो इसमें मिल गया पाकिस्तान। ये साले सब भिखारी तो शुरू के हैं सब। अफगानिस्तान में यहाँ से पैसा जाने लगा,
वहाँ पे जितने मुजाहिदीन थे उन्हें अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाकर ट्रेनिंग दिया जाने लगा, उन्हें पैसा ट्रेनिंग सब अब पाकिस्तान से पहुँचाया गया। बदले में पाकिस्तान को भीख के रूप में हमेशा जैसे पैसे मिल जाते थे मिल जाया करते थे। अफगानिस्तान का करियर बर्बाद हो गया, उससे क्या मतलब है। अमेरिका ने इसी सिलसिले में क्या किया, सऊदी अरब से भी लोगों को भेजा अफगानिस्तान में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप सुने होंगे ओसामा बिन लादेन का। अमेरिका की मीटिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन के साथ कि यहाँ जाके किसे मारना है, यूएसएसआर को भगा देना है, यहाँ नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को क्या कर देना है, गिरा देना है, और यहाँ पर क्या करना है, इस्लाम को मतलब इस्लामिक चीजों को लाना है। अब इस वजह से यहाँ पर आतंकवाद बढ़ने लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी क्या कहा, इसके खिलाफ भड़काना चालू किया। स्टूडेंट्स को वहाँ की भाषा में तालिब कहा जाता है। तालिब यानी स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट में उमर नाम का जो स्टूडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उग्र विचारधारा का था, बहुत ज़्यादा मारकाट में आगे रहता था। अब ओसामा बिन लादेन का अमेरिका से दुश्मनी कैसा हो गया ये अलग टॉपिक है, लेकिन हुआ क्या था कि जब सद्दाम हुसैन और कुवैत के बीच में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब की ज़मीन से उड़ान भरता था। तो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि सऊदी अरब, मक्का मदीना ये पवित्र भूमि है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अमेरिका के दबाव में आके सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन को भगा दिया, जिस वजह से ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिका के 9/11 हमला कर दिया 26 यहाँ पर, और उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया। मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। देखिए ओसामा बिन ये अमेरिका और रूस उस समय एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वर्चस्व की लड़ाई, और दोनों ने किस तरह से कांड किया है ध्यान से समझिए। ये है ईरान। ईरान इसी समय 1979 में दो जगह पर मॉडर्नाइजेशन चल रहा था। ईरान में अमेरिका का प्रभाव आ गया और यहाँ पर उसने मुसलमानों को मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, शराब, बियर बार, अय्यासी सब चालू करा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कहा कि भैया ये मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो इसको काउंटर करने के लिए इधर से रसिया जो है ये अफगानिस्तान में घुस गया नूर मोहम्मद तारिकी के थ्रू कि तुम यहाँ मॉडर्नाइजेशन करो। लेकिन अमेरिका को देखिए, जो अमेरिका ईरान में पश्चिमी सभ्यता थोप रहा है, वही अमेरिका अफगानिस्तान के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम्हारा धर्म रूस बर्बाद कर रहा है मॉडर्नाइजेशन करके। अब सेम काम रूस कह रहा है ईरान के लोगों से कि तुम्हारा मजहब खतरे में पड़ रहा है। तो ईरान में भी रिवोल्यूशन हो गया और अफगानिस्तान में भी हो गया सेम 1979 में। ईरान के लोग कहें अमेरिका भागो, हमारा कल्चर ठीक है, और यहाँ पर जो थे अफगानिस्तान में, वहाँ पर उन लोगों ने भगा दिया। अमेरिका ईरान में जब लात खाया तो ईरान वाले को कहने लगा कि आतंकवादी है, लेकिन यही अमेरिका यहाँ पर अपना पैसा भेजता था। और रूस जो अफगानिस्तान में लात खाया तो अफगानिस्तान में लोगों को आतंकवादी कहने लगा। मतलब अपने फायदा के लिए पूरी दुनिया में आतंक मचा दो। ईरान रिवोल्यूशन सक्सेस हो गया और अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ गया वापस। अब अमेरिका को डर इस बात का था कि ईरान से हम तो हार के आए हैं, यहाँ अगर रूस का दबदबा हो जाएगा तो यह बात अमेरिका के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में भी विद्रोह हो जाए। अब रूस हर हाल में इस विद्रोह को दबाना चाहता था। इसलिए नूर मोहम्मद तारिकी जो थे, ये नूर मोहम्मद तारिकी ये जब यहाँ रूस गए स्थिति को समझने के लिए, तो रूस ने इन्हें समझाया कि देखो ये मुसलमान जो है वो भड़क चुके हैं, तो मुसलमानों को शांत रखना अभी फिलहाल जरूरी है, इसलिए तुम मॉडर्नाइजेशन को धीमा रखो। तो ये मॉडर्नाइजेशन को तो धीमा रखते, और इन्होंने कहा कि देखिए हाफिजुद्दीन अमीन हमारा बात नहीं सुनता है, खुद मेरा विदेश मंत्री है। तो रूस ने उनसे कहा कि इसको हटाओ पद से, ये अमेरिका का एजेंट है। लेकिन ये बात जब नूर मोहम्मद तारिकी जब लौट रहे थे अफगानिस्तान, तो उससे पहले ही अमेरिकी की खुफिया एजेंसी इसको हाफिजुद्दीन अमीन को बता दिया कि ऐसा ऐसा कांड होने वाला है, तुम्हें हटाया जाएगा। जैसे इनका फ्लाइट लैंड किया, ये घर गए, उनको विथ फैमिली मार दिया, और वहां पर शासन किसका हो गया? हाफिजुद्दीन अमीन का। अब यहाँ पर एक तरह से देखिए तो ईरान, तो अमेरिका भले ईरान से चला गया, लेकिन अमेरिका का ही एजेंट अफगानिस्तान में बैठकर शासन करने लगा। तो ये अमेरिका के लिए तो अच्छा था, लेकिन रूस के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि रूस की सीमा उस समय यहाँ तक लगती थी, अफगानिस्तान तक लगती थी, क्योंकि रूस उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, जो आज 15 देशों में टूट गया। इसलिए मजबूरी में रूस को हमला करना पड़ा। और 25 दिसंबर 1979 को, यानी इस साल के अंतिम समय में, इसने क्या किया? थल सेना लेकर घुस गया कहाँ पर? सीधे रूस से, ये पहले ये तो पूरा रूस था, ये पूरा रूस था, यहाँ से सीधे अफगानिस्तान में घुस गया। और अफगानिस्तान में घुस के हाफिजुद्दीन अमीन की सरकार को उड़ा दिया, इनको मार दिया, और यहाँ पर एक एक करके सेना आगे बढ़ने लगी। रूस को लगा था कि वो अफगानिस्तान को बड़ा इजीली जीत देगा। ये रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अफगानिस्तान प्लेन मैदान नहीं था, पूरी तरह पहाड़ी एरिया था।
यहाँ पर सेना को इतनी तकलीफ झेलने पड़ी जिसका कोई हद नहीं। अब इतनी ऊंचाई से ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आतंकवादी घुसे रहेंगे और इन आतंकवादियों को हथियार, पैसा, ये सारी चीजें अमेरिका के थ्रू मिल रही थी और अमेरिका ये सारी चीज़ों को अब पाकिस्तान में डंप करता था। वो आतंकवादी मुजाहिदीन पाकिस्तान आते थे और यहाँ से लेके चले जाते थे और रूस को लगा कि वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पर ये जितने आतंकवादी जो थे मुजाहिदीन, इन्हें हथियार सारा अमेरिका ने दिया। मतलब ये आतंकवादी अमेरिका के हथियारों से, अमेरिका के पैसे से, अमेरिका की ट्रेनिंग पर है और हम लोग के लिए सरदर्द बन के बैठे हैं। तो रूस को यहाँ दिक्कत होने लगा, रूस की सेना दिन प दिन मराने लगी, क्योंकि ये आतंकवादी जो थे ये यहीं पर पले बढ़े थे, इनको हर एक चीज़ का आइडिया था रास्ते का, और कहाँ छुपे रहते थे मार देते थे और इनके पास लेटेस्ट हथियार था। इस वजह से रूस की थल सेना को यहाँ बढ़त नहीं मिल पाई, बड़ी बड़ी वाहनें जंगलों में और पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती हैं सब। तो इस वजह से रूस को लगा कि हम अपना एयरफोर्स उतार देंगे, जो रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पहाड़ों पर एयरफोर्स जल्दी सक्सेस नहीं हो पाती है। और इसको मारने के लिए अमेरिका ने ईगला मिसाइल दे दिया था। अब ये जो स्टिंगर मिसाइल, ईगला रूस का है, स्टिंगर अमेरिका का। स्टिंगर मिसाइल बड़ा सटीक हमला करता है किसी भी जहाज के ऊपर, बस उसको इंजन की गर्मी को सूंघ के पहुंच जाता है। अब जहाज की इंजन हमेशा गर्म रहता है, यहाँ ससुरा एगो ट्रैक्टर चलता है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है और ये इजीली शूट करके गिरा देता है। तो रूस की जितने भी जहाज थे वो मारे जाने लगे। याद कीजिए कारगिल की लड़ाई में हमारा भी मिराज जहाज गिर गया था, MI-17 को भी मार के गिरा दिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस वजह से वहाँ एयरफोर्स उतना तगड़ा नहीं लड़ पाई थी, क्योंकि पहाड़ों पर लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही हाल हो गया USSR के साथ, उसके हेलीकॉप्टर सब कोई सब मार मार गिरा दिया, सब उस पर खेलने लगा, सभी कौन ची है, कैसे उड़ता है, मार मार सब ध्वस्त कर दिया। तो उसकी थल सेना और वायुसेना दोनों बहुत बुरी तरह से मतलब प्रभावित हुई और अंततः रूस को लग गया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, ये मुजाहिदीन के चक्कर में हमारा बहुत लोग मरा रहे हैं। वहाँ गैरवाचोक का शासन था रूस में, उन्होंने 15 फरवरी 1989 यानी 10 साल तक जो सोवियत युद्ध चला, इसमें 15,000 सोवियत सैनिक के जो सैनिक थे वो मारे गए। मुजाहिदीन इसमें खतरनाक इसलिए लड़ रहे थे, उनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, ना घर है, ना इंडस्ट्रीज है, ना फैक्ट्री है, ना GDP है, ना विदेश नीति है, ना कुछ है, मारो ससुरों का वहाँ पे। और अमेरिका ने उन्हें गाइडेड मिसाइल दे दिया। सोवियत अफगान वार जो था वो 1979 से 89 तक यानी 10 साल चला। इसमें आर्मी और एयरफोर्स रूस ने उतारा था, जो उसको बहुत बुरा घाटा पड़ गया। हथियार और पैसे की सप्लाई अमेरिका ने किया था यहाँ से, और ये इस पर ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, आतंकवादियों को छुपने का जगह, आतंकवादियों को अपने रिश्तेदार की तरह घर में रखना, ये सारा काम किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। ये रूस उसी तरह ये अफगानिस्तान में हार के गया जिस तरह से अमेरिका वियतनाम में हार के गया था। तो अमेरिका की जिंदगी की सबसे बड़ी हार वियतनाम वार थी, और इस बार भी अफगानिस्तान में भी उसको कुछ खास मिला नहीं, और रूस के लिए ये भी बहुत घातक हो गया। हालांकि अफगानिस्तान को कोई शुरू से नहीं जीत पाया। सिकंदर भी यहाँ 3 साल तक सेना लगा के रखा हुआ था। उसकी माँ ने पूछा था कि तुम जीत क्यों नहीं पाते हो छोटे से देश को? तो सिकंदर, ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की मिट्टी को अपनी माँ के मतलब भेंट में दिया था। तो जैसे अफगानिस्तान की मिट्टी पहुंची सिकंदर के गांव, उसके गांव में झगड़ा होने लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में कभी झगड़े खत्म नहीं होगा, वहाँ खाली मारे काट वाला है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी बहुत तक नहीं है। वो गोली चलाओ, उन लोग के लिए GDP वगैरह मायने नहीं रखती है। तो रूस यहाँ से चला गया, लेकिन यही गड़बड़ी हो गई। रूस तो चला गया यहाँ पर। रूस के जाने के बाद ये यहाँ पर जो धार्मिक लड़ाई चल रही थी, जो मुजाहिदीन चल रहे थे, अब इन्होंने आपस में लड़ने लगे। इन्होंने अपना गुट बना लिया, 50 भैया ये 10 मोहल्ला मेरा, ये 2 जिला मेरा, ये यहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि अफगानिस्तान में सिविल वार छूट गया, गृह युद्ध हो गया, रूस तो चला गया। अब यहाँ पर किसी का सामान लूट लो, कुछ मर्डर कर दो, डकैती कर दो, ये सारे चलने लगा। तो अफगानिस्तान के आम पब्लिक जो थे इससे उब गए। वो चाहते थे कि एक ऐसा लीडर मिले अफगानिस्तान के लोगों को जो अफगानिस्तान को लीड कर सके। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि सोवियत संघ यानी रूस से लड़ाई में सबसे तगड़ा कौन भाग लिया था। तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट ने सबसे तगड़ा लड़ाई लड़ा था। तो अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स को तालिब कहा जाता था। तो इस तालिब में सबसे खतरनाक जो स्टूडेंट तगड़ा था, एकदम यूनियन लीडर था, उसका नाम था उमर। तो इन लोगों ने उमर को पकड़ा। तो उमर जो था वो स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के ही एज में यह हथियार उठा लिया और बहुत बहादुरी से लड़ा था, रूस को भगा दिया था। हालांकि उमर का लड़ाई में दाहिनी आंख जो थी वो रूस के बम से क्या हो गई, विस्फोट से इसकी दाहिनी आंख उड़ गई थी। जब रूस चला गया तो ये जो उमर था ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। तो मस्जिद में जब ये नमाज पढ़ाने लगा तो उमर की एक आंख तो फूट चुकी थी लड़ाई में। अब मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा तो नमाज पढ़ाने वाले को मुसलमानों को मौलवी या मुल्ला कहा जाता था। तो उमर जो था वो मुल्ला बन चुका था, इसलिए इसका नाम पड़ गया
मुल्ला उमर, और यही मुल्ला उमर जिसकी दाहिनी आंख फूट गई थी, इसी को कहा गया कि आप तालिब का लीडर बनिए। तो इसने एक संगठन बनाया जो स्टूडेंट्स का संगठन था, जिसका कहा गया तालिबान, और इस तरह से गृह युद्ध को खत्म करने के लिए स्टार्टिंग हुआ तालिबान का। और इस तालिबान को पहले से अमेरिका ने हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ दे रखा था। इस तालिबान की फौज ने वहां अफगानिस्तान में जितने छोटे छोटे कबीले ग्रुप बने थे सबको साफ कर दिया और अफगानिस्तान पर छत्र राज कर लिया पूरी तरह से तालिबान ने, जो आज है। अब तालिबान देखिएगा तो ज्यादातर नीचे वाले एरिया में ही काबिज है, क्योंकि इनको पाकिस्तान से ही पैसे सप्लाई अमेरिका पहुंचा रहा था। इसी बीच रूस का एक स्पिन बोल्डाज एक जगह है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, कंधार के पास। यहां पर रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो था, जहां से हथियार सप्लाई होती थी। यह बात पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बता दी। वहां के तालिबान वालों ने आए और इसे लूट लिए, और इस वजह से अमेरिका और रूस दोनों के हथियार तालिबान के पास आ गए थे। अब कहेंगे कि कब्जा कैसे होता, 85% एरिया पे कैसे कब्जा कर लिया? आपको भी अपना एरिया कब्जा करना है तो वहां के पुलिस स्टेशन को उड़ा दीजिए, पुलिस स्टेशन उड़ गई, आपका एरिया हो गया, अब कौन रोकेगा आपको? अब आर्मी आएगी। अगर आर्मी से लड़ाई कर लिए तो उसी को कहते हैं सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध। अपनी ही देश की फौज से लड़ गए तो गृह युद्ध यानी सिविल वॉर हो गया, पुलिस उड़ा दिए तो आपका कब्जा हो गया वहां पर। तो ये हो गया अफगानिस्तान पर पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा हो गया। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए जितने आतंकवादियों बुलाया था वो अमेरिका ने बुलाया था। इसी में एक नाम था ओसामा बिन लादेन का। लेकिन ओसामा बिन लादेन अमेरिका से दुश्मनी ले लिया था, क्योंकि तुम सऊदी अरब से उड़ान भर के उसमें इराक पर हमला क्यों कर रहे हो? इस वजह से ओसामा बिन लादेन जो था वो 9/11 का हमला करके उड़ा दिया यहाँ पर 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर, और भाग के छुप गया अफगानिस्तान में। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कहा कि यहाँ हमको क्या चाहिए, ओसामा बिन लादेन चाहिए। तो उस समय अफगानिस्तान में भले अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के हथियारों से रूस को भगा दिया गया था, लेकिन वहाँ अमेरिका के ही आतंकवादी थे, जिसमें सबसे तगड़ा स्टूडेंट का ग्रुप था तालिबान। और तालिबान का लीडर था उस समय मुल्ला उमर, जो अफगानिस्तान की लड़ाई में ही जख्मी हुआ था। मुल्ला उमर ने कह दिया हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, भगो यहाँ से। तो अमेरिका ने कहा हमको युद्ध कर देंगे। कहा गया ससुरा आओ युद्ध कर देंगे। अब ये ना भगाए हैं रूस को, तो रो देख लेंगे, आओ 10 साल में कूच दिए, आओ तुम भी। और यहीं अमेरिका कूद गया इस युद्ध में। हालांकि अंततः ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के ऊपर आरोप भी नहीं लग पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि ओसामा बिन लादेन को बनाया कौन था, तालिबान को बनाया कौन था? अमेरिका ने बनाया था। अब भाई आतंकवादी के आगे अमेरिका, भाई आतंकवादी पर जब डिस्कस होगा तो पाकिस्तान से कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, सबकी हिस्ट्री पता है कौन कहाँ से आया है। ओसामा बिन लादेन को शरण देने के कारण तालिबान जो था, जो खुद अमेरिका ने उसे पैदा किया था, अब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लेके कूद गया। ठीक वैसे ही गलती किया जैसे रूस ने किया था, गुस्सा में वहां पे पूरा थल सेना उतार दिया। यहाँ पे भी दिक्कत हो गया, इसको भी धो दिया सब, अमेरिका को भी। अब अमेरिका 20 साल तक लड़ा था, क्योंकि 2001 में उसके ऊपर हमला हुआ था। जो बाइडेन ने कहा कि 20 साल बाद हम इसमें अपनी सेना वापस बुला रहे हैं। अफगानिस्तान से लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहाड़ है और इनके जीवन का कोई मकसद नहीं, क्योंकि इनको केवल और केवल लड़ाई करना है। ये अब यहाँ पे सैनिक वापस जा रहे हैं। लेकिन ये बुढ़ऊ इतना होशियार है, बुश के समय पे यह हमला शुरू हुआ था और इसने वापस कर लिया अपनी सेना को। ये बुढ़ऊ को लगता है कि कोई ना कोई सवाल पूछेगा कि 20 सालों में आपको मिला क्या, तो इसको लगा कि हमको बेइज्जती हो जाएगा। तो इसने बहुत खतरनाक चाल चला। इसने क्या किया कि अपने जितने हथियार थे, जितने मीडियम साइज के गाड़ियां वगैरह थी, उनको कहा कि देखिए ये इसमें थोड़ा थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग पचक ढचक गया, ये हमारे काम लायक नहीं, हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। और बिना बताए भाग गया। इन हथियारों पर, इन गाड़ियों पर, इन बख्तरबंद वाहनों पर अब कब्जा हो गया तालिबान का। ये जानबूझकर छोड़ा है कि अब तालिबान और हथियार हो जाएगा और खतरनाक हथियारों से लोगों को मारेगा, तो लोग अपने से कहेंगे कि अमेरिका ठीक था। मतलब समझ रहे हैं, जब तक था तब तक कुछ भी किया। सेम काम यही किया था रूस, जब अफगानिस्तान को खाली किया था तो स्पिन बोल्डाज में अपना हथियारों का जखीरा छोड़ दिया, ताकि आने वाले जो आएगा वो युद्ध झेलेगा। इसने भी छोड़ के चला गया और इसने कहा दुनिया को कि हमने अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दिया है, वहाँ एयरफोर्स बनाया। देखिए अफगानिस्तान की एयरफोर्स की पावर, ये देखिए एम्बार्डियर जहाज दिया। इस ससुराई कौन काम का जहाज है यहाँ पर? ये सेस्ना जहाज, हमारे यहाँ नेता सब इसको प्राइवेट मीटिंग में लेके जाता है सब यहाँ पे। ये एयरफोर्स है अफगानिस्तान का। और पाकिस्तान को इसने क्या दिया? F-16 खतरनाक जहाज। मतलब जो आतंकवादी सप्लाई कर रहा है उसको खतरनाक, जो आतंकवादियों से लड़ रहा है उसको ऐसा टुच्ची जहाज दिया। अमेरिका तो यहाँ से निकल गया। अब अलग अलग देशों का अपना इसके साथ अलग अलग इंटरेस्ट है। रूस जो है इसको एक बार झेल चुका है, रूस एक्सेप्ट कर चुका है तालिबान को, और पूरी दुनिया को ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक अफगानिस्तान रहेगी तालिबान का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है।
है। रूस ने भारत को भी कह दिया है कि हम अफगानिस्तान के मैटर पे आपका कोई साथ नहीं देंगे। तो रूस तो भैया अपना साइड हो गया है, बस इसको ने तालिबान को कह दिया कि भैया तुम हमारे एरिया में नहीं आना। अब बात करते हैं अगले देश की, चाइना की। तो देखिए चाइना का कोई अस्तित्व, मतलब कोई इसके अंदर मोरल सेंस नहीं है, इज्जत वगैरह कुछ नहीं होता है। यह आतंकवादियों का भी सपोर्ट कर देता है, ये यूएनओ में जाके मौलाना मसूद अजहर को बचा ले आता है। तो ये आतंकवादी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। इनका कोई मतलब विदेश नीति फिक्स नहीं होता है। इनको मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसका कब्जा सोचता है वहाँ लिथियम वगैरह वगैरह चीज़ों पे, आयरन और पर कब्जा हो जाए इसका अच्छा से। दूसरा, ये एक सड़क सीपीसी बनाया ही है, एक यहाँ के थ्रू भी एक बीआरआई प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर लेगा। लेकिन चीन की भी एक मजबूरी है कि चीन की जो सीमा यहाँ अफगानिस्तान से लगती है वो सिंजियांग प्रांत है, और यहाँ के वीगर मुसलमानों पर चीन जुल्म करता है। इस वजह से यहाँ से यहाँ पर मुसलमानों में टसल हो सकती है। यहाँ भारत इस चीज़ को बढ़ा दे सकता है कि इस एरिया में अफगानिस्तान में ये असंतोष भर दे कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, जिस वजह से अफगानिस्तान और ये चीन के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान का यहाँ अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ जितने समय अफगानिस्तान जितना अशांत रहेगा, पाकिस्तान को वहाँ आतंकवादियों के लिए और ईजी हो जाएगी। यहाँ जितने ज़्यादा आतंकवाद रहेंगे, ये इन आतंकवादियों को चढ़ा के ये कश्मीर के एंट्री कराते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कश्मीर। क्योंकि इन बकचोदों को समझ में आता नहीं है कि इनका बांग्लादेश चला गया यहाँ पर, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए यहाँ पर, क्या कीजिएगा यहाँ पर। और ये इसके लिए थोड़ा सा हो भी जाता है। रीजन समझिए कि अफगानिस्तान ये ऐसा करते क्यों है। देखिए ये है स्पिन बोल्डाज, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पर तालिबान के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, यहाँ के चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यहाँ से इतना बड़ा ये व्यापार का केंद्र है, यहाँ से बहुत सारी ट्रकें जाती हैं, अफगानिस्तान की लाइफ लाइन कही जाती है इस चेक पोस्ट। और अफगानिस्तान की एयरफोर्स इन तालिबानी आतंकवादियों को मारने आई ना, तो पाकिस्तान कहता है इसका एयरफोर्स ऑफिशियली कि अगर तुम उन आतंकवादियों को मारोगे तो हमारी एयरफोर्स तुम्हें मार देगी। अब जेन्युइन अफगानिस्तान की तुलना में पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी है, तो सोचिए कितना ये साले गिरे हुए हैं कि ऑफिशियली आतंकवादियों को बचाने के लिए यहाँ आते हैं। अब अफगानिस्तान से एक और पाकिस्तान को फायदा ये हो जाता है कि अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट में आता है, यानी यहाँ अफीम की खेती ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जिसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में हो जाती है अफीम की खेती। अब ये अफीम की जो होती है ये मादक पदार्थ होता है। ये अफीम जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुँचा दिया जाता है स्पिन बोल्डाज वाले बॉर्डर के थ्रू। अब जब ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान इसे पंजाब में पहुँचा देता है। उड़ता पंजाब मूवी वगैरह देखें, नशा वगैरह पे काफी है। यहाँ पे पंजाब में अभी नशाखोरी बहुत भर गया है। ये अफीम आ कहाँ से रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया आ रहा है। तो ये इंडिया को चौपट करना चाहते हैं। दूसरा है कि इन लोग को गजवाए हिंद भी तो करना है। हम लोग को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान वाले पीटेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे मत पीटिए यहाँ पर, ये लोग हम लोग को गजवाए हिंद करेंगे। ये देखिए पाकिस्तान का मेजर है, देखिए यहाँ पे स्टार देख रहे हैं। और ये मेजर छोटा मोटा मेजर नहीं है, पैरा कमांडो है। देखिए यहाँ पैरासूट का, आपको इंडिया से मिला देते। देखिए ये भी पैरा कमांडो है, ये भी पैरा कमांडो है, ये भी मेजर रैंक पे है, ये भी मेजर रैंक पर है। ये ससुरे ये इस पर हमला करके गजवाए हिंद करेगा। सोच सकते हैं इतने साले पागल होते हैं सब। ये सब इनको अपनी औकात नहीं दिखती है। जिस बोतल में ये पानी पी रहा है बिहार में, उस बोतल पे सुबह सुबह लोग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे लेटिन करने जाते हैं, उस पर ससुरा पानी पी रहा है और ये कह रहा है कि हम इन लोग पर गजवाए हिंद करेंगे। अरे भाई साहब, हमारे देश के सेना को मतलब तुमको क्या बोले यार। देखिए इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो भारत ने यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, लगभग $4 बिलियन से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। हम अफगानिस्तान को बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम कुछ मत कहो क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अधिकार है किसी भी मुसलमान को बर्बाद कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो गाली सुनाता है अकेले उसमें 90% योगदान पाकिस्तान का है। जबकि भारत देखिए ये अफगानिस्तान की $4 बिलियन मदद किया। वहाँ सहतूत डैम और सलमा डैम है, ये प्लांट 42 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली उत्पन्न करते हैं। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बिजली का प्लांट है यहाँ पर। इससे अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी सुधरेगी, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं देखा जाएगा। और इसके अलावा भारत ने वहाँ के संसद भवन का भी निर्माण कराया ताकि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे रह सके। भारत वहाँ की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए वहाँ रूस से खरीद के इसे हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिया है, जिसमें बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं उनमें ट्रेनिंग जो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में दिया जाता है, यहाँ फिलिस्तीन अफगानिस्तान के लड़कों को भी दिया जाता है ट्रेनिंग। यहाँ अफगानिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ हमारे खुद के आर्मी अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है।
अफगानिस्तान में भारत का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारत अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी रहती है तो इससे एक प्रेशर चाइना पे पड़ता है, दूसरा प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ता है। तो ये दोनों जो छर रहे हैं सब ये ससुरे यहाँ पर कंट्रोल इसके रहते वजह से कंट्रोल में रहते हैं। और अगर हमें यहाँ पर एक वायुसेना का अड्डा मिल जाए तो इसके लिए तो ये सरदर्द हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रास्ता तो जाने का ईरान से मिल ही जाएगा हमको चाबहार के थ्रू, और ये पाकिस्तान भले वहाँ जाने ना दे। तो हम लोग के लिए वहाँ तालिबान का आ जाना सच में एक ड्रॉबैक है, और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के लिए तो एक बहुत फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। हम लोग का प्लान क्या था कि हम लोग यहाँ से जाते ईरान के चाबहार पोर्ट पर, यहाँ से रेल लाइन बिछाते जरांज तक, और जरांज से हम लोग डेलाराम अफगानिस्तान पहुंचा देते। अफगानिस्तान का ये जो हाईवे है, इस हाईवे को कहते हैं हम लोग गारलैंड रोड। ये अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। अब इस गारलैंड रोड पर ये कंधार है जहाँ पे तालिबान का स्पिन बोल्डाज पर पूरी तरह कब्जा हो गया। तो अब हम लोग इस रूट का इस्तेमाल बिना अफगानिस्तान के नहीं कर सकते हैं, और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के रोएंगे, ऐसा थोड़ी होता भाई, हमको इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए, जब हम ईरान के चाबहार तक पहुंच ही गए हैं तो क्या जरूरत है ससुरा हमको यहाँ बार बार अफगानिस्तान में घुसने का। हम यहाँ से तुर्कमेनिस्तान के थ्रू बाईपास करके सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, और यहीं से हम कैस्पियन सागर पार करते हुए रूस में यहाँ से भी घुस सकते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरत है ससुरा अफगानिस्तान में मरने बिना यहाँ पर कुछ खास। ट्रेड के लिए हमें ये रूट सोचना चाहिए। और आज के वक्त में क्या है, आजकल तो रो चल गई है, रोल ऑन रोल ऑफ। ट्रक को सीधे बैठाइए ट्रेन पर और ट्रेन लेके चल आएगी यहाँ पर, और ट्रेन को उतार दीजिए बंदरगाह पे, ये ट्रक वगैरह सब घुस जाएंगे सब पानी वाली जहाज में, और पानी वाली जहाज लेके निकल जाएगी। क्या दिक्कत है। अब जैसे मान के चलिए कलकत्ता से किसी सामान को रूस में भेजना है तो उसको ट्रक पे लोड कीजिए, ट्रक को ट्रेन पे लोड कीजिए, ट्रेन वाला मुंबई में ले आ देगा, ट्रेन से ये उतरेगी, मुंबई पोर्ट पर जहाज लगी है तो ट्रकवा सीधे पानी वाली जहाज में घुसा दो, ये पानी वाली जहाज चाबहार में उतरेगी, यहाँ से ट्रक उतार के यहाँ से लेके चल जाओ यहाँ तक वहाँ पे। तो हमें अल्टरनेट देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को शांत नहीं रहने देगा। अफगानिस्तान का ऊपरी भाग जो है वही भारत से सटता है। देखिए, ये छोटा सा एरिया भारत से इसका ये टच करता है। तो यहाँ पर पहले बहुत शांति थी, उस शांति को बहाल करने का काम नॉर्दर्न अलायंस ने किया था। ये कई देशों का संगठन था जिसमें अमेरिका, इंडिया था, रूस था, तुर्की था, तुर्कमेनिस्तान, ईरान वगैरह कई सारे देश थे। ये आठ देश थे जो यहाँ पर शांति बहाल का काम करते थे। तो ये एरिया अगर शांत रहेगा ना तो ये कश्मीर वाला इशू ऐसे भी शांत रहेगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इधर से कहेगा आए जाने इधर से मार दे कश्मीर वाले मैटर पे। ये बात अलग है कि अभी का तालिबान पूरी तरह से पहले के तालिबान से बदल गया है। जब भी भारत की मीडिया या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया अफगानिस्तान से ये सवाल पूछिए कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं कश्मीर इशू में, तो इन्होंने हमेशा एक ही बात कहा है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। तालिबान या अफगानिस्तान की जमीन कभी किसी दूसरे देश में उग्रवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं आएगी। लेकिन इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वहाँ देखेंगे अभी दानिश सिद्दीकी पत्रकार जो थे वो पुलित्जर अवार्ड से नवाजे गए थे, इनकी वहाँ पे हत्या कर दी गई। वो तो हत्या इस अफगानिस्तान में हुई है, वरना अगर ये हत्या, ये गोली अगर कश्मीर में चली रहती और दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान में ना हो कि कश्मीर में हुई रहती तो अभी तक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री, OIC के कंट्री बवाल मचा दिए रहते सब, कश्मीर सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया। लेकिन अफगानिस्तान में हुआ कोई दिक्कत नहीं, वो लोग शांत बैठे रहेंगे यहाँ पर। हालांकि हम लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान पे पूरा भरोसा ना करके हमारे जो कॉन्सुलेट है वहाँ से अपने भारतीय कर्मचारियों को निकाल लिया है। इस कॉन्सुलेट में, वहाँ कंधार वगैरह के कॉन्सुलेट में, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोग हैं, बट वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान भले ही सुधर गया हो, तालिबान की मेंटेलिटी भले ही चेंज हो गई हो, क्योंकि तालिबान को भी पता है कि अगर लंबे समय तक हमें सर्वाइव करना है तो हमें आतंकवाद को छोड़ के राजनीतिक और आना पड़ेगा। लेकिन इसके ये जो लोग हैं, ये लोग उसके जो बाप बन के बैठे हैं लोग, ये तो हमेशा चाहेंगे कि कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल रखो, क्योंकि इनके पास दूसरा कुछ बात करने के लिए तो मुद्दा है नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की अपनी फौज डिप्लाई कर रखा है, इसलिए अफगानिस्तान तालिबान जो है तुर्की को धमकी देता है। भारत सरकार को भी काबुल एयरपोर्ट के आसपास सिक्योरिटी के लिए अपने पारा कमांडोज को तैयार रखने चाहिए, क्योंकि इन पारा कमांडो से तालिबान नहीं लड़ पाएंगे। ये स्पेशली उसी लिए ट्रेंड होते हैं। आप देखे होंगे जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इस सब में यही पारा कमांडो जाते हैं। यहाँ रहने से एक फायदा होगा कि अफगानिस्तान पर एक डर रहेगा, और डर बिना प्रेम कहाँ, डर खत्म तो प्यार खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमारी स्थिति इस तरह से, ये तालिबान वाला हमारे ऊपर तान दिया यहाँ पर। अब हम लोग हैं तालिबान को केवल उसके मेंटली पे छोड़ दिए हैं कि वो कश्मीर में इंटर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास तालिबान को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आ जाते हैं तो हम उस पर पाकिस्तान और चाइना पे भी दबाव बना देंगे। साथ ही साथ हमारी स्थिति ऐसे हो जाएगी ताकि दोनों एकदम आमने सामने। अब क्या है कि तालिबान अगर एंट्री करेगा
आतंकवाद फैलाएगा कश्मीर में, तो हम लोग काबुल एयरपोर्ट में पकड़ के इनको धो देंगे। तो ये स्थिति में देखेंगे ना, दोनों में से कोई गोली नहीं चलाएगा। और इस स्थिति में तो ससुरा इसका अगर मूड बिगड़ा तो चलाइए देगा। तो अभी हम अफगानिस्तान में इस स्थिति में, लेकिन अफगानिस्तान में अगर हम काबुल एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और ये इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को मैसेज पहुंचा देते हैं तालिबान को कि देख भैया तुम हमको कुछ नहीं करेगा तो हम एक को गोली नहीं चलाएंगे, हमको थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई नहीं करना है। तो इससे एक हम लोग फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में सेना भेज देना या एयरफोर्स भेज देना, अफगानिस्तान में भेजने से तालिबान से दुश्मनी हो जाएगी। भैया वो पहले भी हमसे दुश्मनी करते थे। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हमारी कौन सी वहां पर एयरफोर्स अफगानिस्तान में थी? उन लोगों ने नेपाल से हमारे IC-814 विमान को हाईजैक कर लिया, अमृतसर उड़ाया, फिर लाहौर ले गए, दुबई लेने के बाद फिर कंधार लेके चले गए सब अफगानिस्तान में, और हमारे हमसे से 3 खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। मुश्ताक अहमद जो आगे जाके कश्मीर में CRPF पर हमला कराया था, मौलाना मसूद अजहर इसने संसद भवन पर हमला कराया था, उमर शेख इसने 9/11 हमला अमेरिका में उसमें फंडिंग की थी। तो इन लोगों को छोड़ाया गया और भारत सरकार को भी पता नहीं क्या हो गया, हमको ये समझ में नहीं आता। जब इन आतंकवादियों को छोड़ता ही रहता है तो इन्होंने ऐसे इज्जत से काहे छोड़ देते हो? जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो इनको खाना में आप मिला दीजिए कोई बेहोशी के दवा, आराम से बेहोश हो जाए, पता ना चले। और दुनिया भर का बीमारी आता है, HIV, कोरोना, कैंसर, दुनिया भर का एक और वायरस उरस लेके चढ़ा दो यहाँ पे, जाओ ससुरा 2-4 महीना में अपने से मर जाओगे। तो आराम से पहुंचा देता है। इन लोग को खाना में दीजिए, बेहोश हो जाएगा, उठेगा तो पता नहीं चलेगा कौन दवाई चढ़ा है। कोई पूछेगा आतंकवादी सुई हुई लगाया है ना, हमको तो बस खाना खा के सो गए। तो आराम से इन लोग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं पकड़ाए फाइल निपटा दो, रखोगे तो कहीं ना कहीं छोड़ेबे करेगा सब। अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने का एक और तरीका है। देखिए वहां 2 आतंकवादी संगठन है, ज्यादातर एरिया में तालिबान का कब्जा है जो अफीम बेचकर अपने पैसे की उगाई करता है, जबकि वहीं पर आपका ISIS आतंकवादी है, ये काला चमगादड़, ये सब जो है पेट्रोल बेच के अपना पैसा कमाते हैं। दोनों ही आतंकवादी हैं, लेकिन ये क्या कहता है इससे कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो, नशा वाला चीज इस्लाम में अलाउड नहीं है। अरे भैया वो नशा वाला नहीं बेचेगा तो ओकरा पैसा नहीं आएगा, तोरे ऐसा पेट्रोल सबके पास थोड़ी है। तो भारत सरकार को ISIS के मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ISIS वाले आते हैं सब तो अफीम की खेती जला देते हैं सब, कहते हैं इस्लाम के खिलाफ है, और खेती जल गया तो तालिबान का पैसे बंद हो जाता है। आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया। तालिबान को काउंटर करने के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक्चुअली ईरान क्या है, वो एक शिया कंट्री है, और यहाँ मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा शिया सुन्नी का है। अफगानिस्तान में सुन्नी है और यहाँ पर शिया है, इन दोनों में बहुत अच्छा सा टसल हो जाएगा। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान भरपूर मदद करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उसके सिधाने कोई एक आतंकवादी संगठन आ जाए जो कि उससे धार्मिक रूप से कट्टर हो। तो इसमें ईरान हमारी पूरी मदद करेगा। हम लोग को तालिबान पर कई ओर से प्रेशर बनाना चाहिए, खास करके इनके हथियारों के थ्रू। देखिए इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका हथियार है, इसी को कमजोरी बना देना चाहिए। इनके पास अपनी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जहां से ये हथियार लेते हैं, ये बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं इधर उधर काला मार्केट से। हमें वो मार्केट में घुस जाना है। ये बंदूक की जो गोली होती है, ये कारतूस होता है, ये गोली नहीं होती, इसमें बारूद भरा होता है। असली शरीर के अंदर यही घुसता है। ये क्या होता है, अब यहाँ ध्यान देंगे, जब बंदूक पे यहाँ ट्रिगर दबता है तो ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद ये बारूद निकलता है तो ये इसको ढकेल देता है। अब यहाँ देखिए ये सब बारूद है, यहाँ पर यही ऊपर वाला जो नोक है इसी से निकलता है। तो अगर इस बंदूक में, इस गोली में अंदर से यहाँ पर एक मेटल का प्लेट वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाए, और अगर जैसे वेल्डिंग करके यहाँ मेटल का प्लेट जोड़ देंगे और इसमें बंदूक तब फायर करेगा धड़ाम से ना, तो ये ब्लास्ट होकर यहीं भड़क जाएगा, ये आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको निकलने का रास्ता ही बंद कर दिए। तो ऐसी बंदूक की गोली को जब आप कभी फायर करते हैं तो बंदूक में ही फट जाती है और चलाने वाला ही मर जाता है। तो हम ये नहीं करें कि सारी गोलियां ऐसा ही भर दो, लेकिन 10-15% ऐसी गोलियां ब्लैक मार्केट में सप्लाई कर दो। अब इन ससुरों को कैसे पता करेंगे उसको फोड़ के कि ये असली है कि नकली? अब ऐसे बंदूक की गोली लेके चलोगे ससुरे, धर 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 मारो मारो, धर धर धर, पता चला वही में 10 गोली मारे, एगो खराबका आ गया, मारे धड़ाम से फट जाएंगे, आदमी भी गया, हथियार भी गया। देखिए एक बात हम अच्छे से कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि युद्ध न हो तो इसके लिए आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी ही युद्ध पर पूर्ण विराम लगाती है। दुनिया में किसी देश की हिम्मत नहीं है जो इजराइल से टक्कर ले ले, क्योंकि सबको पता है कि ससुरा 2 बजे रातियों को करेंगे तो तैयार बैठा है। तो इसलिए इजराइल से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि वो तैयार बैठा है। हम लोग 1962 की लड़ाई क्यों हारे? क्योंकि हम तैयार नहीं थे। तो युद्ध में जीतना है या युद्ध को बचना है तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे अफगानिस्तान के रहमो करम पे रहेंगे कि देखिए तालिबान हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कश्मीर में कुछ नहीं कीजिएगा, वो पक्का करेगा, क्योंकि उसको
दिन भर पाकिस्तान उसको पिन मारेगा। देख तुम्हारे लिए हम हाई किए हैं, तुमको पैसा दिए, ट्रेनिंग दिए, रहने के लिए दिए, तुमको हम तुम्हारे वजह से हम बदनाम हो गए, मारो कश्मीर को। तो कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल करेंगे और लोगों को लगता है कि यहाँ साला पाकिस्तान कश्मीर की हेल्प कर रहा है। यार कश्मीर वालों भी आप लोग समझो यार, आप लोग बलि का बकरा बन रहे हो। जितना कश्मीर में आतंकवाद फैलेगा, जितने कश्मीर के लोग मारे जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। इसलिए भारत को भी अब एग्रेसिव मूड में रहना चाहिए। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो एंड वीडियो में ओवरऑल यही पता चला कि यार अमेरिका एंड रशिया अपने मतलब वो वर्चस्व की लड़ाई के लिए कितनी सारी कंट्रियों में आग लगाए जहाँ से तालिबान एंड ये सारी चीज़ों की स्टार्ट हुई। तो कहने का यही मतलब है भाई लोग कि जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं, ठीक है, वो इस तरीके की चीज़ों को पहले बढ़ावा देती हैं, फिर उसी को आतंकवाद करके फिर उसी के पीछे लग जाती हैं, फिर वहीं वार करती हैं। लेकिन यार तालिबान को तो मानना पड़ेगा कि दोनों लोग को परेशान कर दिए सब, रशिया को भी परेशान किया एंड अमेरिका को भी परेशान करके रख दिए। इतना छोटा सा कंट्री है लेकिन सबकी नाक में दम करके रखा है। है। लेकिन अमेरिका और या हो या रशिया हो, ये दोनों भले स्टार्ट किए तालिबान को, लेकिन लास्ट में भुगतना भी उन्हीं को पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा किसी कंट्री को करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही क्या जाए जो चीज़ें हैं। और खान सर कितना अच्छा जुगाड़ बताते हैं ना लड़ाई करने के लिए। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो कह रहे थे कि अगर आपको युद्ध से बचना है तो उसका युद्ध के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वही पूर्ण विराम लगा सकता है, जिस तरह से इजराइल का एग्जाम्पल दिए थे। तो भाई लोग वीडियो काफ़ी अच्छी थी एंड वीडियो थोड़ी सी बड़ी थी, पर कोई नहीं, वीडियो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम लोगों को मज़ा आया रिएक्शन देने में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हम लोग को कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो चलो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।